शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्सल प्रेयर को रिसाइट करेंगे। यूनिवर्सल इन्वोकेशन डॉक्टर एनी बेसेंट ने हमारे को दिया है, हम उसी को रिसाइट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट कर लें। Word in life vibrant in every Word in life vibrant in every atom. word in light shining in every creature. O hidden light shining in every creature. Word in love embracing all in oneness. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो प्रोग्राम जो वैसे तो सोलर सिस्टम है उसको हम ज़रूर करेंगे, मगर उससे पहले हम अडयार डे जो कि कल था 17 फरवरी को और वो मनाया गया था, उससे संबंधित हम पहले कुछ मैसेजेस को हम लेंगे अडयार डे के बारे में। और इसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ हमारे सीनियर ब्रदर ऋषिकेश शरण जी को। शरण जी आप आए और अडयार डे के बारे में हमें बताएं। सुनाई पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल आ रही है। Okay. Thank you, brother, for giving me this opportunity. 17 फरवरी को हम लोग अडयार डे के रूप में मनाते हैं। शुरू में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो शुरू में चूंकि इसी दिन हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट कर्नल ऑलकॉट का स्वर्गवास हुआ था 17 फरवरी 1907 को, तो इसे ऑलकॉट डे के रूप में भी मनाया जाता था। और जिक्र आता है कि दारा कुंज जो अभी कुछ साल पहले तक अमेरिकन सेक्शन की जो प्रेसिडेंट हुआ करती थी, उनके हस्बैंड फ्रिट्ज कुंज, वो एक बार जब अमेरिका गए तो उनके मन में आया कि वस्तुतः अडयार तो हम लोग की सबकी जननी है, हमारी कर्म भूमि है, जननी है, सब कुछ है और इतनी सुंदर जगह है, तो उसके प्रति भी हम लोगों का कुछ कर्तव्य है। और फिर वहीं से अडयार डे बनाने की सिलसिला चल चुका। डॉक्टर बेसेंट ने अपने वॉच टावर नोट्स में जो उन्होंने मार्च 1916 में लिखा था, उसमें लिखा कि हम लोग 7:17 पे सुबह में वहां हेडक्वार्टर्स हॉल में उपस्थित हुए। और पहले जो परंपरा थी कि केवल ऑलकॉट साहब को ही पुष्पांजलि दी जाती थी, श्रद्धांजलि दी जाती थी, तो अडयार डे के दिन अब दोनों ही कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की दोनों को ही पुष्पांजलि देने की परंपरा हुई। और अपने वॉच टावर नोट्स में डॉक्टर बेसेंट लिखती हैं कि उस साल कर्नल ऑलकॉट के जितने भी अपने निजी लोग थे, अर्थात उनका सर्वेंट था, उनका कुक था, वो सब लोग आए और उन सबों ने वहां पे पुष्पांजलि की। इस दिन का बहुत महत्व है, हम सभी जानते हैं, अनेक वर्षों से मनाते आए हैं। आज के दिन ही हमारे श्रद्धेय क्लियरवॉयंट C.W. लेडबीटर ने भी एक शिशु के रूप में संसार के सामने अपनी आंखें खोली थीं। और आज ही के दिन मूर्धन्य दृष्टा जदु कृष्णमूर्ति जी का 90 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1986 को
स्वर्गवास हुआ था। और कहा जाता है कि पाइथागोरस के जो विशिष्ट शिष्य थे जियोर्डानो ब्रूनो, उनको भी आज ही के दिन जिंदा जला दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं आज के दिन 17 फरवरी से जुड़ी हुई हैं। आज के दिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग के थियोसॉफिकल कैलेंडर में 4 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। 17 फरवरी, 8 मई, 1 अक्टूबर डॉक्टर बेसेंट का जन्मदिन, 8 मई व्हाइट लोटस डे, मैडम ब्लेवेट्स्की का निर्वाण का दिन, और 17 नवंबर हमारी स्थापना दिवस। आज के दिन हम लोग अडयार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जो कुछ भी संभव होता है हम लोग चंदा इकट्ठा करके वहां के वेलफेयर के लिए भेजते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि आज भी इस परंपरा को जारी रखा जाए। अडयार इतने सुंदर जगह पर स्थित है और इतना बड़ा क्षेत्र है। हम कल्पना करें जब 100-150 साल पहले जब फाउंडर्स लोगों ने इसको बनाया था तो फिर कैसी स्थिति रही होगी, और आज के दिन कैसी स्थिति है। जब राधा वर्नियर जी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थी और मैं इंटरनेशनल काउंसिल का मेंबर हुआ करता था, और जैसे इंडियन सेक्शन का एग्जीक्यूटिव कमेटी है वैसे ही इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर था, तो उसमें अक्सर चर्चा होती रहती थी अडयार के बारे में। बहुत सारे लोग उस प्रॉपर्टी पर नजर लगाए हुए थे और किसी न किसी बहाने हड़पने की चेष्टा किया करते थे। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट मुझे बताया करती थी कि किस तरह से वहां पर परेशानी होती थी। चंदन के वृक्षों को रात में चोर काट कर ले जाते थे। तो आई होप द थिंग्स आर बेटर नाउ, सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, और मैं उम्मीद करता हूं कि अडयार फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, और हम सभी इसके प्रति जो समर्पण के भाव से कार्य करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। द मीटिंग में प्लीज कंटिन्यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम में थैंक से यू और हम में से और भी कोई मेंबर जो अडयार डे पे कुछ बोलना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ज़रूर करें। अडयार डे नॉर्मली जब हम लोग मनाते थे फिजिकल मीटिंग में हमारी लॉजिस्ट के अंदर, तो वहीं पे हम कलेक्शन करते थे, जिसका भी जो डोनेट करना होता था फिर वो आगे अडयार को पहुंचाते थे। इस साल जो है क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट्स का भी इजी हो गया है बड़ा करना, तो ऑलरेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करा जा रहा है कैसे हम लोग डोनेट कर सकते हैं। आप लोग भी किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, और अगर आपको लिंक चाहिए तो माथुर जी या मेरे से आप कांटेक्ट करें, हम आपको भेज देंगे लिंक, जिससे आप अडयार को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जो अभी शरण जी ने बताया और बहुत अच्छा बताया, इसके ऊपर एक मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा बता देता हूँ। छोटा सा एक आर्टिकल था जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अमेरिका, उसने उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मैं उसका एक जिक्र करते हुए और वो जरा पढ़ देता हूँ मैं। ये हम देख सकते हैं कर्नल ऑलकॉट की फोटोज हैं ये। ये नीचे बहुत स्मॉल प्रिंट के अंदर है, और इसके बारे में मैं एंड में बोलूँगा। पहले तो हम
सीधा जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ अडियार डे के बारे में ये प्रिंट करा था क्वेस्ट मैगजीन के अंदर जनवरी फरवरी के इशू के अंदर, और अनन्या एस राजन जी ने करा था, और इसको फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अमेरिका ने इसको अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है। इसका यहीं से मैंने इसको लिया है कुछ पार्ट्स। तो ओरिजिनली February 17th was known as Olcott Day, जैसे शरण जी ने बताया, the day of the founders passing in 1907. Members gathered at the place where Colonel Henry Steele Olcott was cremated, saying a few words and offering flowers to the memorial built in his honor. ये तो नॉर्मल है कि हम लोग जहाँ पे क्रिमेशन हुआ है वहाँ पे हम करते हैं। By 1916, the tradition changed and became centered around the statue of HBB and Colonel Olcott that now stands in Headquarters Hall at Adyar. In her Watchtower Notes of March 1916, Annie Besant writes, Olcott Day, February 17th, as it is called in India and Ceylon, was kept as usual at headquarters. We gathered as usual at 7:10 a.m. in the large hall and stood in a large semicircle in front of the alcove in which are the statues of our founders. Then at 7:17 a.m., the time of Colonel Olcott's last breath, I spoke and then had representatives from the various religions speak. Finally, everyone from Colonel Olcott's servant to the sweepers of the Great Hall silently lined up to offer flowers and give thanks. Then, how did Olcott Day become Adyar Day? According to an article in the Theosophical Messenger of 1928, the process began with Fritz Kunz, husband of past president of Theosophical Society in America, Dora Kunz. Fritz returned to the US after an extended stay in India and realized that there were very few appeals before us in this country. Adyar is the mother of us all, and her claims come first. So he conceived of the Adyar Fund in 1922 and formed the Adyar Committee to raise funds for Adyar and to help with the construction of the buildings. The first unofficial Adyar Day was celebrated on February 17, 1923 in the United States, with members here raising money to send overseas. That date was chosen because it was not only the day Olcott passed away, but also the day Giordano Bruno was burnt at the stake on February 17, 1600 AD. A student of Pythagoras was burnt at the stake, and the day Charles W. Leadbeater was born. Annie Besant, however, declared February 17th Adyar Day after a suggestion in 1925 from a French woman named Madame de Manzierly. In February 1926, to commemorate the first official Adyar Day, a pamphlet about Adyar was published with beautiful black and white photos of the estate. Today, Adyar Fund continues to thrive thanks to the generous donations from many members. Adyar Day, however, is not only for fundraising, it is a day to remember and give thanks to those who walked before us, who dedicated their lives to theosophy, and who gave us the very special gift of Adyar. और हम यहाँ देख सकते हैं कर्नल ऑलकॉट को। कर्नल ऑलकॉट, ये जो नीचे है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हम पढ़ सकें। ये कर्नल ऑलकॉट ने लिखा था अपने किताब बुद्धिस्ट कैटेकिज्म के अंदर, जो कि एट द फीट ऑफ द मास्टर से भी पहले आई थी, और हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा जैसे एट द फीट ऑफ द मास्टर का ही जो शुरुआती मैसेज है वो उसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हाई डज इग्नोरेंस कॉज सफरिंग? आंसर देते हैं कर्नल ऑलकॉट, बिकॉज इट मेक्स अस प्राइज व्हाट इज नॉट वर्थ प्राइजिंग, grieve when we should not grieve, consider real what is not real but only illusionary, and pass our lives in the pursuit of worthless objects, neglecting what is in reality most valuable. तो इन मैसेजेस के साथ में अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। ब्रदर, यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ब्रदर।
ये ओल्ड डायरी लीव्स में जिक्र आता है न्यूयॉर्क मैनहट्टन के एक बिल्डिंग का, जहां पर कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की की भेंट हुई थी। जी जी जी। तो मैं जब पिछली बार 2019 में गया था न्यूयॉर्क और मैनहट्टन में काफी दिन रुकने का मौका मिला, तो मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में वहां गया था, वहां के लॉज में, जो मैनहट्टन का लॉज है। तो और मैंने वहां के जो सेक्रेटरी थे उनसे पूछा कि वो बिल्डिंग बताइए कौन सी बिल्डिंग है जहाँ पे दोनों मिले थे, और आप लोगों ने कुछ वहां पे कुछ बना के रखा है क्या। तो उन्होंने वो एड्रेस तो दिया, तो एड्रेस दिया, तो मैं गया वहां उस बिल्डिंग में। तो अब जैसा कि आजकल आप जानते ही हैं कि किसी के पास छोटी सी जमीन भी होती है तो उसको तोड़ करके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना देता है। तो वैसे ही उस बिल्डिंग का अब वो तो नामो निशान नहीं रहा, उसके जगह पे एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि लॉज टाइप का, होटल टाइप का बन गया है। तो मैं उसके अंदर भी गया, देखा। वैसे फिर मैं चला आया, तो मेरे मन में था कि अगली बार फिर जब जाऊंगा और लॉज में, तो कम से कम उनके सेक्रेटरी को कहूंगा कि आप होटल वाले से आग्रह करिए कि उस बिल्डिंग में कम से कम होटल के रिसेप्शन में या कहीं पे, अगर इफ दे एग्री, एक कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की का एक फोटो तो लगा दें। तो this I thought I'll share with you. Thank you. Yes, thank you very much, brother. Thank you. अब हम अपने जो मेन टॉपिक है द सोलर सिस्टम, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आज जानेंगे कि मनु कौन होते हैं। कुछ ऐसे बीइंग्स होते हैं, कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन किंगडम के अंदर, जो हम उनको बीइंग ही कह सकते हैं, अब ह्यूमन तो नहीं कह सकते उनको। वो लोग जो इस सोलर सिस्टम को के अंदर जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको बनाए रखते हैं, उसको कार्य उसको पूरा करते हैं, उस प्रोसेस को। उनके अंदर एक बड़ा सेक्शन आता है जो मनु के नाम से आता है। तो मनु के बारे में जो लिखा गया है, मनुज, और मनु एक टाइटल है, मनुज आर बीइंग्स, आर एल्डर ब्रदर्स हु हैव गॉन बियॉन्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो मनु कोई एक मानव नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो अभी पिछले दिनों हमारे देश के अंदर जो सवाल उठे हैं कि जो सबसे पहले जो मानव आए थे, जो मनुष्य आए थे, उनका नाम मनु है। मनु नहीं है। इनफैक्ट मनु जो है, उनसे ही मानव शब्द भी आता है। मानव का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ मनु, ऐसा कहा जाता है। तो मनु हमारे लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर वो बीइंग्स हैं, हमारे एल्डर ब्रदर्स हैं, जो ह्यूमन किंगडम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे अब गाइड कर रहे हैं। दे आर प्रैक्टिकली ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। वो राजा हैं, वो सब कुछ चलाते हैं जैसे एक राजा चलाता है। एंड दे आर कंसर्न्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन। दे रिप्रेजेंट द रूलिंग डिपार्टमेंट। दे रिप्रेजेंट द रूलिंग डिपार्टमेंट। और रूलिंग डिपार्टमेंट वो है जो गाइड करते हैं नेचुरल एवोल्यूशन को। जैसे कि सोलर लोगोस ने इस्टेब्लिश करा कि किस तरीके से एवोल्यूशन का प्रोसेस चलेगा, उसको वो गाइड करते हैं। हालांकि ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स बोला गया है, मगर फिर भी वो गाइड करते हैं, मगर नेचर के हिसाब से। जो सोलर लोगस के ही ये अंश हैं, उन्हीं के गाइडेंस में ये सारे काम करते हैं। और इनके ही काम है, they bring about the changes in the face of the surface of the globe, build and destroy continents। ये जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जितने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, raise fresh races, control the destinies of nations, shape the fate of civilizations, balance from time to time the
great account between races and nations and rule the outer destinies of men. तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का ये काम है और ये उसके अंदर ये करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम फिर दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें बार बार आएंगी तो हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इससे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सोलर सिस्टम में 10 स्कीम हैं और ये जो 10 स्कीम हैं, ये 10 की 10 स्कीम सोलर सिस्टम के अंदर जो हैं, इनके अंदर हर एक स्कीम के अंदर 7 चेन्स हैं। ये 7 चेन्स जो हैं एक स्कीम के अंदर आती हैं। हर एक चेन के अंदर 7 राउंड आते हैं। हर एक राउंड के अंदर 7 प्लैनेट्स आते हैं। हर एक प्लैनेट के ऊपर 7 रेसेस गुजरती हैं, तब जाके एक प्लैनेट का काम खत्म होता है। फिर 7 प्लैनेट्स में जब काम खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं एक राउंड कंप्लीट हो गया है। एक राउंड के बाद में जब ऐसे 7 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं चेन खत्म हो गई। ऐसे जब 7 चेन खत्म होती है तो एक स्कीम खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ हम जो है इसको हम समझ के अब आगे चलते हैं। अब 5 प्रकार के मनु हमारे को बताए गए हैं, क्योंकि चेन स्कीम राउंड रेसेस हमने थोड़े समझ लिए हैं। अब थोड़ा इजी हो जाएगा हमें समझना कि जो मनु है ये एक जेनेरिक टर्म है, और जो पहले टाइप के मनु हम कह सकते हैं वो हैं जो कि रूलर हैं या गाइड हैं पूरे एक स्कीम ऑफ एवोल्यूशन के। इनको प्लानिटरी चेन लोगोस भी बोला गया है, प्लानिटरी लोगोस भी बोला गया है, लोगोस ऑफ अ स्कीम ऑफ एवोल्यूशन भी बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड पोजीशन है। तो ये हो गए पहले वाले जो पूरे एक स्कीम को गाइड करते हैं, पूरे एक स्कीम को हेड करते हैं, उसके राजा हैं। नंबर 2 पे आते हैं दूसरे जो आते हैं मनु, वो इनसे नीचे होते हैं और वो एक प्लानिटरी चेन को गाइड करते हैं और उनको कहा गया है मनु ऑफ अ चेन और दी चेन मनु। तीसरे जो हैं वो एक राउंड को की एवोल्यूशन को देखते हैं, इनको बोला गया है राउंड मन। चौथे जो हैं वो एक ग्लोब के ऊपर जो काम हो रहा है उसको ध्यान देते हैं, इसलिए इनको बोला गया मनु ऑफ अ ग्लोब पीरियड और वर्ल्ड पीरियड। इनको हम लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। नंबर 5 पे आते हैं, एक रेस को जो डेवलप करते हैं उसको हम रेस मनु या मनु ऑफ अ रूट रेस बोलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया होगा 5 का किस्म के जो मनु की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम आते हैं कि मनु शब्द से ही मनवंत्र शब्द भी बना है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये आता है शब्द मनवंत्र। मनवंत्र का मतलब क्या है? एक मनु का जो पीरियड है, जो समय है, जो काल है जिसके अंदर मनु अपना कार्य करते हैं उसको मनवंत्र कहा गया है। पर हमने देखा कि 5 प्रकार के मनु हैं, तो फिर कौन सा मनवंत्र माना जाएगा? तो हेंस इट में बी अप्लाइड एट मेनी लेवल्स। पर हम लोग जनरली मनवंत्र को मानते हैं ड्यूरेशन ऑफ वन चेन। तो चेन मनु का जो पीरियड है उसको एक मनवंत्र का पीरियड माना जाता है। महामनवंत्र को बोलते हैं जब एक स्कीम का पीरियड हो जाए, उसको महामनवंत्र भी कहा गया है। अब हम देखेंगे कि चेन मनु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चेन मनु में एक प्रकार को कहा गया है सीड मनु और एक प्रकार को कहा गया है रूट मनु। सीड मनु कौन होते हैं? जब एक चेन का कार्य कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मून चेन का कार्य कंप्लीट हो गया और अब अर्थ चेन का कार्य शुरू हो गया। तो जब मून चेन का कार्य कंप्लीट होता है तो सारी जो एंटिटीज हैं जो इवॉल्व कर रही हैं उस पूरी चेन के अंदर, उन सब को वो अपने अंदर गैदर करते हैं, उन सब का ध्यान रखते हैं, उन सबको एक, जैसे हम कहेंगे ना कि शेपर्ड होता है,
वो कैसे सारे भेड़ बकरियां सबको एक जगह पे संभाल के रखता है अलग अलग तरीके से, पूरा का पूरा वो ध्यान रखते हैं। और प्रलय के पीरियड के अंदर वो पूरा उनको तरीके से रखते हैं। और बाद में जब नेक्स्ट चेन स्टार्ट होती है, जैसे कि मून चेन खत्म हुई और अर्थ चेन जब स्टार्ट हुई, तो फिर वो ये सारे जो उन्होंने कलेक्शन करी होती है एंटिटीज की मून चेन में, जब मून चेन खत्म हो गई तो उसके बाद में वो रूट मनु को हैंड ओवर कर देते हैं। तो रूट मनु जो होते हैं नेक्स्ट चेन के, उनको वो बताते हैं कि ये भाई ये फलाना फलाना जो है एंटिटीज हमने ली हैं, ये ह्यूमंस हैं, ये एनिमल्स हैं, ये फलाना प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे जितने किंगडम्स हैं वो सबको इकट्ठा करके वो आगे रूट मनु को हैंड ओवर करते हैं, जैसे जैसे टाइम आता है दोबारा सृष्टि का, नेक्स्ट चेन का। तो the root manu receives the products and then he follows out the plan of the seed manu, जो कि आगे इनको बताया जाता है कि अब आपने इस चेन के अंदर क्या काम करना है। उस हिसाब से वो पूरा प्लान ऑफ एवोल्यूशन है जो जिसको डिवाइन प्लान कहा गया, उसके हिसाब से ये कार्य करते हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, इस सबको ट्रांसफर करना होता है एक जगह से और दूसरी जगह पे। तो ये बहुत जो चेन मनु होते हैं वो बहुत ही एलिवेटेड, बहुत पावरफुल हम कहेंगे बीइंग्स हैं। तो हम ये कभी ना सोचें मनु जो है मनुष्य है, मनुष्य श्रेणी में नहीं है ये यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जैसे अभी बताया मून चेन में भी 7 ग्लोब थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि चौथा एक ही फिजिकल ग्लोब था वहाँ पे जिसको हम मून कहते हैं, पांचवा, तीसरे और पांचवे जो ग्लोब्स थे ये एस्ट्रल प्लेन पे थे, छठा छठा और दूसरा जो ग्लोब्स थे ये लोअर मेंटल प्लेन पे थे, और सातवां और पहला जो थे वो हायर मेंटल प्लेन पे थे। तो ये सारों के जब लास्ट राउंड जब आता है, जब एक चेन में आप जानते हैं ना 7 राउंड होते हैं, और एक राउंड में पूरी लाइफ एक सातों ग्लोब से घूमती है, जब 7 बारी लाइफ घूम चुकी होती है सातों ग्लोब से, मतलब कि 49 टाइम्स जब ऐसे हो चुका होता है या 7 राउंड खत्म हो चुके होते हैं, तो आखिरी राउंड के अंदर जब यहाँ से बींग्स अपने खत्म कर लेते हैं कार्यकाल, तो सीड मनु जो है इनको अपने गैदर करते हैं, और इसको कहा गया कहाँ गैदर करते हैं, इंटरचेन निर्वाणा पीरियड बोला गया है। इसके अंदर यहाँ पे वो अब स्पेस वेस का तो कुछ पता नहीं, वो गैदर करते हैं। और उसके बाद में जब अपॉइंटेड टाइम आता है, क्योंकि अर्थ चेन के भी ग्लोब्स बनने हैं, तो अर्थ चेन के ग्लोब्स जब बनते हैं और टाइम आता है, तो वो फिर धीरे धीरे करके रूट मनु को सारे पकड़ा देते हैं जो उन्होंने लिया होता है, और रूट मनु फिर उनको उन एंटिटीज को धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पे उनको प्लेस करना होता है, रूट मनु उनको प्लेस करते हैं। इस कार्य में उनको और भी एलिवेटेड बीइंग्स जो हैं हेल्प करते हैं, अकेला ये अकेले नहीं करते हैं, एक पूरी टीम होती है जो ये सब काम करती है। तो एग्जाम्पल के रूप में ऐसे बताया गया है, द सीड मनु ऑफ द मून चेन अपीयर्ड टू हैव अ वास्ट प्लान according to which he grouped the entities from the moon chain, dividing them after their last deaths into classes, subclasses, subclasses in quite definite way, apparently by some kind of magnetization. This set up particular rates of vibration, and the people who could work best at one such rate were grouped together, and those who worked best at another rate were similarly grouped, and so on. These groups appear to form themselves automatically in the heaven world. In this gigantic task, the seed Manu was aided by many great beings who obeyed his directions, the vast plan being carried out with perfection. अब हम देखते हैं कि मनु कैसे बनते हैं, जब ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती तो क्या होता है। हमें पता है कि जब ह्यूमन बीइंग का काम खत्म हो जाता है, ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, एक मनुष्य जो है अब सुपर ह्यूमन एवोल्यूशन में कदम रखता है, तो उसको हम कहते हैं एडेप्ट, परफेक्टेड बीइंग। एडेप्ट जब और आगे इवॉल्व करते हैं तो फिर वो बनते हैं सबसे पहले जो रूलिंग रे पे होते हैं,
रूलिंग लाइन पे जो होते हैं वो वाले एडेप्ट, फिर वो बनते हैं मनु ऑफ ए रूट रेस। एक रेस को, जैसे हमारी अभी फिफ्थ रेस चल रही है, तो फिफ्थ रेस को, जो फिफ्थ रूट रेस चल रही है, इसके अंदर 7 सब रेसेस आ रही हैं। पहली तो हम ही हैं, इंडियंस जो हैं, दूसरी जो है अरब के अंदर है, तीसरी जो पर्शिया में थी, चौथी जो सदर्न यूरोप के अंदर है, और पांचवी जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अंदर है, छठी अभी आएगी और सातवीं भी अभी आएगी। 5 तो आ चुकी हैं, छठी अभी स्टार्ट हो रही है आनी। सब रेसेस की बात कर रहा हूँ, ये सातों के सातों सब रेसेस ये रूट रेस का हिस्सा है, फिफ्थ का। और इन सब के, ये पूरी के पूरी रूट रेस के जो जन्मदाता हैं, जो उसको बनाने वाले हैं, उनको नाम दिया है लॉर्ड वैवस्वता मनु। ये जो हैं, ये अडेप्ट के बाद में जैसे जैसे और आगे इवॉल्व होते हैं, 2 स्टेजेस अडेप्ट के बाद में और इवॉल्व होके मनु ऑफ द रूट रेस पहले बनते हैं। जो अडेप्ट रूलिंग रे पे होते हैं, फर्स्ट रे पे होते हैं, और इस कार्य में वो जो लगते हैं, तो पहले वो मनु बनते हैं रूट रेस के। उसके बाद में फिर आगे जैसे वो इवॉल्व करते हैं, तो वो एक और पदवी पाते हैं, जिनको बोला गया है पचेका बुद्धा या प्रत्येक बुद्धा। ये नॉन टीचिंग लाइन के हैं, हालांकि बुद्धा लिखा गया है, मगर ये नॉन टीचर्स होते हैं, ये रूलिंग रे पे होते हैं। और फिर जैसे ये इवॉल्व करते हैं आगे, तो ये बनते हैं फिर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं ग्लोब। जैसे हमारे एक ग्लोब, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो राजा हैं उनको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो इनर गवर्नमेंट है हमारी अर्थ की, उसके ऊपर जो ऑकल्ट हायरार्की है, उसके जो हेड हैं, उनको हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के आगे भी जब इवोल्यूशन आगे और बढ़ती है, तो फिर बनते हैं रूट मनु ऑफ ए राउंड, पूरे राउंड के। अभी तो ये लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड एक ग्लोब के थे मनु। अब जो सातों ग्लोब्स के, ऐसे 7 ग्लोब्स के जो जो पूरा के पूरे एक राउंड के ऊपर जो राज करेंगे, जो उसको गवर्न करेंगे, जो उसको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे पूरा डिवाइन प्लान को, उनको बोलते हैं रूट मनु ऑफ ए राउंड। उसके बाद में आते हैं सीड मनु ऑफ ए राउंड। अपने हमने देखा था ना कि रूट और सीड मनु वही होते हैं। सीड जो है वो कलेक्शन करते हैं सारे एंड प्रोडक्ट्स का, और फिर रूट मनु नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर उसको लेके आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम रूट मनु पहले बनते हैं, फिर सीड मनु बनते हैं, सीड मनु के बाद में फिर आगे इवॉल्व करके रूट मनु ऑफ अ चेन बनते हैं। पूरी एक चेन के मनु का नाम जो है वो रूट मनु ऑफ द चेन कहा गया है। और जो अर्थ चेन के जो आज की डेट पे जो मनु हैं, उनका भी वही नाम है जो हमारे रूट रेस के मनु हैं, लॉर्ड वैवस्वता मनु। लॉर्ड वैवस्वता मनु जो हैं, 2 हैं। एक हैं जो हमारे रूट रेस के हैं, फिफ्थ रूट रेस के, और एक हैं जो हमारे पूरे अर्थ के चेन के हैं। ये बहुत एलिवेटेड एंटिटी हैं हमारे लॉर्ड वैवस्वता जो मनु हैं अभी, जो रूट रेस के हैं। ये जो लॉर्ड वैवस्वता मनु जो चेन मनु हैं, ये वीनस की स्कीम से आए हुए हैं, वहां से फोर्थ चेन से वहां से आए हुए हैं, और ये इन्होंने कार्य लिया हुआ है। और जब तक अर्थ चेन चलेगी, ये पूरा का पूरे काम करते रहेंगे। अभी अर्थ चेन के अंदर 7 राउंड होते हैं, 7 में से 3.5 राउंड अभी खत्म हुए हैं। अभी हम 4th राउंड में हैं, और अभी 3.5 राउंड ऑलमोस्ट अभी बचे हुए हैं। तो वो 3.5 राउंड जब तक चलते रहेंगे, लॉर्ड वैवस्वता मनु जो है, रूट मनु है, इनके पास में सारी एंटिटीज हैं जिनको इनको इंट्रोड्यूस करना है, ये अभी कार्य करते रहेंगे। जो मून चेन के ऊपर सीड मनु थे, जिन्होंने, जब मून चेन खत्म हुई थी और उन्होंने सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो लेके कलेक्ट करे थे और आगे लॉर्ड वैवस्वता मनु को दिए थे, इनका नाम बताया गया है लॉर्ड चक्षुषास। तो मून चेन का खत्म होने पे, और जो सीड मनु थे, ये थे लॉर्ड चक्षुषास। इन्होंने लॉर्ड वैवस्वता मनु को सारे प्रोडक्ट्स मून चेन के दिए, जिनमें हम भी थे। और फाइनली मनु ऑफ अ स्कीम, जिसकी हमने बात करी कि सबसे एलिवेटेड वही होते हैं जिनको हम प्लानिटरी लोगोस भी कहते हैं, मगर इनके यहाँ इनकी और इनकी स्टेज के बीच में कोई और भी इंटरमीडिएट कोई स्टेजेस हैं, तो हमें इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो ये मैंने आपको ये सब जो बताया, मैन हाउ वेंस हाउ एंड विदर से मैंने आपको ये बताया है।
उसके अंदर ये दिया गया है। अब हम आते हैं, जैसे हमने बात करी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो राजा हैं, जो किंग हैं, उनको हम कहते हैं द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे लिए 16 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लानट में। एंड ही इज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल of all the evolution that takes place upon this planet, not only of humanity and of animal, vegetable, mineral, and elemental kingdoms, but also of the non-human kingdoms. He must not be confused with the spirit of the earth, who uses earth as the physical body and who is totally a distinct entity. जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो पूरा का पूरा प्लेनेट है, ये एक बहुत एलिवेटेड देव है, उसको स्पिरिट ऑफ द अर्थ बोला गया है, वो उसका शरीर है। ये ये लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं है। बस इतना डिस्टिंक्शन हमारे को ये इन्होंने बताया है। ये सिर्फ ये बताने के लिए था ताकि हम लोग को गड़बड़ ना हो कि हम जैसे फोर्थ चेन पे हैं, फोर्थ राउंड है, इस तरीके से हम अर्थ के ऊपर से आगे चल रहे हैं। तो ये ग्लोब के जो हेड हैं वो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड हैं। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड जो हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, इनको नाम इनका बताया गया है लॉर्ड सनत कुमार, एंड ही इज द ट्रू किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। He came to the earth globe from the Venus scheme of evolution in the middle of the fourth round, जो भी current round है, and in the middle of the third root race. Third root race को हम बोलते हैं लेमूरियन, फोर्थ को हम बोलते हैं केल्टिक, फिफ्थ हमारी जो आर्यन, सेकेंड थी हाइपरबोरियन, पहली थी इथरिक, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जब थर्ड रूट रेस का टाइम था, उसके अंदर बीच में, उस रूट रेस के बीच में ये आए थे हमारे प्लेनेट के ऊपर। एंड द पर्पस ऑफ द कमिंग वाज टू क्विकन मेंटल एवोल्यूशन, टू फाउंड द अकल्ट हायरार्की ऑन ऑफ द अर्थ एंड टू टेक द ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द अर्थ ग्लोब। उस टाइम पे इतनी ह्यूमैनिटी एलिवेटेड नहीं थी कि कोई अलग से ऑकल्ट हायरार्की की ज़रूरत हो, मगर अब थर्ड रूट रेस के बाद में ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर रही थी और अब ज़रूरत थी, और कुछ और भी कारण रहे होंगे जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से इनको आना था और ये उन्होंने कार्य अपना शुरू करा। With the Lord of the world came 3 Kumaras, his pupils, who serve as his assistants. They stand at the level of the Buddha. जो हमारे गौतम बुद्धा हैं उनके लेवल पे हैं वो। दे आर कॉल्ड दी प्रत्येक और पचेका बुद्धास। इनके नाम हमारे हिंदू लिटरेचर में आते हैं सनका, सनातन और सनंदन। और ये तीनों अभी एक तरीके से हम कहेंगे एक ट्रेनिंग ले रहे हैं टू बिकम द 3 लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, जब हम लोग पृथ्वी से और मर्क्यूरी पे जाएंगे। जब मरकरी पे जाएंगे तो ये तीनों लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। एक पृथ्वी के ऊपर जब 7 रेसेस आती हैं तो वो 7 रेसेस को एक ही लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता, ये बता रहे हैं। उसके अंदर 3 लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड आते हैं 7 रेसेस के ऊपर। अब वो कैसे आते हैं कि पहले 2 रेसेस में एक पहले लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे 2 रेसेस के लिए, फिर फाइनली जो 3 आएंगे, हमें नहीं पता इसके बारे में। मगर 3 जो हैं लॉर्ड द वर्ल्ड होते हैं 7 रेसेस के लिए। एक और डिपार्टमेंट है, अभी तो हमने रूलिंग डिपार्टमेंट की बात अभी समझी है, एक और डिपार्टमेंट है, वो है रिलीजन एंड एजुकेशन का। और इस डिपार्टमेंट से, ये डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, जो हमारे एल्डर ब्रदर्स हैं, जो हमारे एक्चुअल गाइड्स हैं, जो इस दुनिया को गाइड कर रहे हैं,
तो वो लोग ही तो हमारे को रूलर्स बना के और जो है हमें सिखाते हैं और हमें गाइड करते हैं। मगर एक और जगह जो एजुकेशन का भी जो आता है डिपार्टमेंट, रिलीजन जो आता है, वो उसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। और यहाँ के जो बीइंग्स हैं ये टीचर्स बन के आते हैं। और उनमें से जो सबसे जो इस रिलीजन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको बोलते हैं बुद्धा। बुद्धा एक ऑफिशियल हैं, वो एक पोजीशन है। एंड ही इज द टीचर ऑफ देवास एंड एंजल्स एज वेल एज ऑफ मेन। मगर क्योंकि इनका कार्य बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से होता है, तो ये इस कार्य को जो रेसेस के अंदर हर एक सब रेस के अंदर एक रिलीजन जब आता है तो वो एक कार्य को देते हैं बोधिसत्व को। इसलिए बोधिसत्व को एक्चुअली वर्ल्ड टीचर बोला जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल आके जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं वो बोधिसत्व हैं। बुद्धा तो एक बार जब बुद्ध बन जाएं तो दोबारा अर्थ पे वो बुद्ध का आखिरी इनकारनेशन होता है जब वो बुद्ध बनने आते हैं। उसके बाद तो दोबारा वो नहीं आते हैं, ऐसे हमें बताया गया है। और जो बाकी सारे कार्य हैं फिर वो बोधिसत्व को दे देते हैं, जो ये वाले रिलीजन्स को फाइंड को बनाना है, जितने भी कार्य करने हैं, वो भी एक ऑफिस है। और ये हमारे लोअर प्लेन्स के ऊपर, लोअर प्लेन जो मतलब निचले 5 जो प्लेन्स हैं उसके ऊपर जो कार्य करते हैं वो बोधिसत्व को दिया जाता है। हमें जो लिस्ट दी गई है जो अभी तक बुद्धा हुए हैं, फोर्थ रूट रेस के अंदर, केल्टिक रूट रेस में जो बुद्धा हुए हैं उनका नाम दिया था लॉर्ड कश्यप। पांचवें रूट रेस में जो हमारी रूट रेस है उसके अंदर जो आए उनको दिया गया है, उनका नाम है लॉर्ड गौतम, जो हम जानते हैं बुद्ध के नाम से। और जो आने वाली जो सिक्स्थ रूट रेस है उसके अंदर जो बुद्ध बनेंगे वो है लॉर्ड मैत्रेय। लॉर्ड मैत्रेय इस टाइम पे करंटली बोधिसत्व हैं। पहले हम बनते हैं बोधिसत्व, बोधिसत्व से फिर आगे बढ़ के हम बनते हैं बुद्धा। ऐसे ही जो है ये लॉर्ड कश्यप थे थर्ड रूट रेस के अंदर बोधिसत्व, फिर फोर्थ में जाके वो बने बुद्धा। ऐसे ही आज की डेट में जो अभी चौहान हैं, महात्मा कुठुमी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के वन ऑफ द इनर फाउंडर्स हैं, ये आगे चल के बोधिसत्व बनेंगे सिक्स्थ रूट रेस के। और फिर यही आगे जाके बुद्ध बनेंगे सेवंथ रूट रेस के। तो बोधिसत्व के बारे में तो बता है, इनको जगत गुरु भी बोला है, वर्ल्ड टीचर भी बोला है, क्राइस्ट भी बोला गया है। और ये जो मास्टर का जो लेवल है जो कि फिफ्थ इनिशिएशन क्या आता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो उससे 2 लेवल ऊपर के होते हैं। ही वॉचेस ओवर द स्पिरिचुअल डेस्टिनीज ऑफ मैनकाइंड। He either comes himself or sends one of his disciples to found a new religion when he decides that one is needed. His benediction flows over the whole of the living religions of the time, so he thus works simultaneously through every religion. वो फायदा उठाते हैं हर एक रिलीजन का, चाहे उसमें कितनी भी सुपरस्टिशन हो, कितनी भी खामियां क्यों ना हो, utilizing all that is good in the way of devotion and self-sacrifice in each. He appoints one master as a special guide and protector of a special religion. जैसे कि क्रिश्चियनिटी के रिलीजन में शायद मास्टर जीसस को उन्होंने स्पेशल गाइड बनाया हुआ है। ऐसे ही एक तीसरे भी एक एल्डर ब्रदर हैं जो कि मनु और बोधिसत्व के लेवल के ही होते हैं। इनको नाम दिया गया है महाचौहान। महाचौहान के बारे में हमारे महात्मा लेटर्स के अंदर जिक्र आता है। एंड ही डायरेक्ट्स द माइंड्स ऑफ मेन so that different forms of culture and civilization should be unfolded according to the cyclic plan. तो रूलिंग डिपार्टमेंट, रिलीजन डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको सुपरवाइज करना, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, जितने भी और सेरेमोनियल बहुत सारे अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का भी जो देख रेख है, हमारे गाइड जो कर रहे हैं कर्म के हिसाब से, जो हमारे जो भी पृथ्वी पे चल रहा है उसके जो हेड हैं वो हैं महाचौहान, उनको कहा गया। और ये हमारे को डायग्राम दिया गया है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है देखना मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो। फिफ्थ जो इनिशिएशन है उसको हम कहते हैं असेख या अडेप्ट इनिशिएशन।
ये जो इनिशिएशन है, ये जो लेवल जो ले लेता है मनुष्य, वो अब एडेप्ट बन जाता है, यानी वो ह्यूमन नेचर से अब बाहर हो जाता है। उसके बाद में जैसे वो आगे और प्रोग्रेस करता है, तो वो एक और इनिशिएशन लेता है, उसको कहा गया सिक्स इनिशिएशन, और उसको नाम दिया गया है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बीइंग को, चौहान। ये जो इनर गवर्नमेंट है, इसके अंदर 7 चौहान हैं, हर एक अलग अलग रे के 7 चौहान हैं। और जो सेवेंथ इनिशिएशन के ऊपर 3 जो बींग्स हैं, एक है महाचौहान जिनकी हमने बात करी, एक है बोधिसत्व, और एक है मनु। ये 3 जो हैं, ये तीनों के तीनों इन 7 चौहान के कार्यों को सुपरवाइज करते हैं। चौहान्स के अंडर भी और भी अडेप्ट्स, इनिशिएट्स और होते हैं। वो सब का सब जो ग्रुप है, जिसको बुद्ध ने बोला गया संघ, हम कहते हैं ग्रेट वाइट ब्रदरहुड। तो जो ग्रेट वाइट ब्रदरहुड है, वो इन सब इनिशिएट से बना हुआ है, और उनके जो हेड के, जो ऊपर के जो सुपरवाइजर्स हैं, जो काम करवाते हैं जो भी डिवाइन प्लान के हिसाब से हमारे प्लानट के ऊपर, वो ये 3 मेन मेन जो काम करवाने वाले हैं, वो 3 ये हैं: मनु, बोधिसत्व, महाचौहान। मनु एक रेस के, जैसे इस टाइम पे लॉर्ड वैवस्वता मनु हैं, आर्यन रेस के। बोधिसत्व इस टाइम पे लॉर्ड मैत्रेय हैं। और महाचौहान, इनका नाम हमें नहीं बताया गया है, तो महाचौहान हैं। बाकी जो चौहान हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनके ऊपर फिर आते हैं 2 जो 8th इनिशिएशन के लेवल पे होते हैं, वो आते हैं बुद्धा और प्रत्येक बुद्धा। प्रत्येक बुद्धा तो रूलिंग रे पे होते हैं, वो फिर आगे और प्रोग्रेस करेंगे तो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। तो जो हाईएस्ट इनिशिएशन है वो 9th इनिशिएशन है हमारे प्लेनेट पे। तो ये इस तरीके से इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 एंटिटीज हैं जो बेसिकली इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड बना रही है, जितना हमें बताया गया है। इनके अलावा इनके और सबॉर्डिनेट्स होंगे जो करते होंगे कार्य। तो ये इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड है जो इस पृथ्वी को चला रही है। अब सवाल आता है कि भाई, ये जो चेन्स हैं, राउंड्स हैं, इन सब का अल्टीमेटली कोई गोल तो होगा, कोई अचीवमेंट का लेवल तो होगा। तो वो क्या है लेवल? तो गोल क्या है 7 चेन्स का? हमारे जो अर्थ स्कीम है, अर्थ स्कीम पे 7 चेन्स जो हैं, उनमें से हम अभी 4th चेन पे हैं। 3rd चेन जो निकल चुकी है, जिसको हमने मून चेन कहा है, वो खत्म हो गई। तो मून चेन के एंड में भी तो ये कहा गया होगा कि भाई, हम मून चेन के एंड पे ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी का लेवल यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ऐसे ही जब अर्थ चेन है, इसके एंड तक एक लेवल सेट करा गया है, तो गोल्स सेट करे गए हैं कि इस लेवल तक हमारे को ह्यूमैनिटी ओवरऑल को खींच के लेके आना है, या इतने आ जाना चाहिए। ये गोल्स हैं, इनको बोला गया है गोल्स। तो ये कहा गया है कि हर एक लाइफ स्ट्रीम्स क्या होती हैं, हमने बहुत पहले पढ़ा था। लाइफ स्ट्रीम सारे के सारे जो इवॉल्व कर रही है, एलिमेंटल 1, एलिमेंटल किंगडम 1 2 3, ये 3 एलिमेंटल किंगडम्स हैं। फिर मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और फिर ह्यूमन किंगडम। तो ये जो सातों के सातों जो लाइफ स्ट्रीम्स हैं, ये धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं, मगर जनरली ऑन एन एवरेज एक लाइफ स्ट्रीम, जैसे एनिमल से ह्यूमन बनने के लिए, एनिमल से ह्यूमन बनने के लिए एक चेन पीरियड का समय चाहिए होता है। 7 राउंड के ऊपर जब एनिमल अपना कार्य कर लेता है, तब जाके जनरली वो एक ह्यूमन बनता है। अगर वो एनिमल बना है, मान लीजिए फोर्थ प्लैनेट पे या 4th ग्लोब पे 5th राउंड के एक चेन पे, मान लीजिए मून चेन के 4th ग्लोब जो कि मून था, 5th राउंड में वो अगर एनिमल बना, तो हम मान के चल सकते हैं कि अब वो ह्यूमन बनेगा 4th ग्लोब पे 5th राउंड में अर्थ चेन पे, एक चेन के बाद में। तो जनरली एक किंगडम
एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक इवॉल्व करने में एक चेन का टाइम लगता है। इसलिए हमको भी ह्यूमन किंगडम से सुपर ह्यूमन किंगडम बनने के लिए भी एक चेन का टाइम लगता है। और उसके बाद में हमारे पास में 7 रास्ते होते हैं। जो सुपर ह्यूमन जब बन जाते हैं तो 7 रास्ते खुलते हैं कि आगे में 7 रास्तों को में से क्या क्या वो सुपर ह्यूमन को लेना है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई जो चेन है, हर एक चेन के एंड में जो डिवाइन प्लान है उसके हिसाब से कोई ना कोई एक गोल सेट है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम एक स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं, एक स्कीम में पहली एक चेन आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, और क्योंकि एकदम एवोल्यूशन का कार्य स्टेडीली चलते जा रहा है, तो एक चेन का जो एंड पॉइंट होगा वो उससे अगली चेन के एंड पॉइंट से लोअर होगा, अगली चेन का एंड पॉइंट उससे आगे होगा। अभी इस बात को समझेंगे जरा। हमारी जो अर्थ चेन है उसका जो फर्स्ट चेन का जो एंड पॉइंट था वो था फर्स्ट इनिशिएशन। यानी कि अर्थ चेन पे जो भी ह्यूमैनिटी, जो भी मनुष्य पहली इनिशिएशन को प्राप्त कर लेता, उसको हम कहते कि उसने अपना ह्यूमन जर्नी उस जो अपॉइंटेड थी उस चेन के एंड तक उसने कंप्लीट कर ली। जो सक्सेस वो चाह रहे थे कि भाई ह्यूमैनिटी यहाँ तक पहुंच जाए, वो कंप्लीट हो गई। सेकेंड चेन में थर्ड इनिशिएशन एंड पॉइंट था। थर्ड चेन यानी मून चेन के अंदर अर्थ इनिशिएशन या फोर्थ इनिशिएशन एंड पॉइंट था। और फोर्थ जो हमारी चेन है इसके अंदर हम एडेप्ट या फिफ्थ इनिशिएशन को एंड पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इनिशिएशन पहले समझ लेते हैं। कई लोग हम में से जो है इनिशिएशन नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। जब एक मनुष्य नॉर्मल व्यक्ति से और सुपर ह्यूमन किंगडम में एंट्री करता है, तो ऐसा हमें बताया गया कि 5 जो हैं उसको स्टेप्स को से गुजरना पड़ता है। वो जो 5 स्टेप्स हैं उसके अंदर 3 जो ट्रेडिशंस हैं, एक तो हिंदू है, शंकराचार्य ने जो बोला है कि पहला स्टेप लेने पे उसको परिव्राजक बोला गया है, जिसका कोई घर नहीं है, वो वॉन्डरर है। दूसरा उनको बोला जो वो सेकंड स्टेप लेता है, आगे और बढ़ता है, आगे और गहराई में जाता है, तो उसे कुटी चका कहा गया है। अब वो जो एक झोपड़ी बना के रहेगा, एक जगह पे रहेगा। तीसरा फिर उसको हंस कहा गया है थर्ड स्टेप लेने पे। चौथा उसको परमहंस कहा गया है। और पांचवा फिर फाइनली उसको जीवन मुक्त कहा गया है। ये शंकराचार्य ट्रेडिशन में ऐसा बताया गया है। जो जीवन मुक्त हो गया वो ह्यूमन एवोल्यूशन से बाहर हो गया, फिफ्थ इनिशिएशन एडेप्ट हो गया, उसने जो अर्थ चेन है उसका कार्य कंप्लीट कर लिया। बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जिसने एंटर करा स्ट्रीम दूसरे छोर जाने के लिए, ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने के लिए, उसको श्रोतापति कहा गया। दूसरा सकृदागामिन बोला गया, तीसरा अनागामिन बोला गया, चौथा अर्थ बोला गया, पांचवा अशेक बोला गया। हमारे यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, उसमें हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनिशिएशन। तो ये जो हमारी फोर्थ चेन है जिसपे हम हैं, यहाँ पे फिफ्थ इनिशिएशन ये एंड पॉइंट है, गोल है हमारा। ये माना जाता है कि जो इस टाइम पे 6,000 करोड़ ह्यूमंस, 6,000 करोड़ ह्यूमंस मनुष्य अभी इवॉल्व कर रहे हैं इस चेन पे, फोर्थ चेन में। इनको एडेप्ट बनना है, ये गोल है हमारे एल्डर ब्रदर्स का। कितने बन पाएंगे वो भी उनको पता है, और कैसे वो उनको हेल्प करे बनने में, वो भी वो तरीके सारे अपना रहे हैं। अब क्योंकि आगे हमारे पास आज टाइम नहीं है ज़्यादा, मगर मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो फोर्थ चेन तक तो हमारा ये है
ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 5th चेन पे जो गोल होगा वो होगा 6th इनिशिएशन, 6th चेन पे गोल होगा 7th इनिशिएशन, और 7th चेन पे गोल होगा 8th इनिशिएशन। क्योंकि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ऐसा बताया गया है कि हमारे जो चेन का आखिरी राउंड होगा वो अभी भी, देखिए क्या होगा, हमारी जो चेन का आखिरी राउंड होगा उसके अंदर भी जो व्यक्ति होंगे वो 8th इनिशिएशन तक ही पहुंच चुके होंगे। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड जो आज की डेट पे हैं वो अभी भी, जो हमारी चेन खत्म होगी उस पे जितने भी एलिवेटेड ह्यूमैनिटी होगी उससे भी आगे हैं। That is to say, the perfected men of our humanity, after 3.5 more rounds of evolution, would have arrived at the stage which is standing below the Lord of the world. अब अनुमान है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा उसके अंदर, जिस तरीके से उन्होंने बताया है हमारे को। ऐसे हम देख सकते हैं, एक और डायग्राम दिया हुआ है कि फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनके अलग अलग जो हैं एंड पॉइंट्स हैं। फिर जो 7 रास्ते खुलते हैं, जब एक मनुष्य कम से कम अर्थ उसको बन जाना चाहिए, 4th इनिशिएशन जब उसकी हो जाए, परमहंस हो जाए। परमहंस हमारे हिसाब से जो नॉर्मल परमहंस जो बोला जाता है, जो बाहर की दुनिया में महामंडलेश्वर, परमहंस, फलाना फलाना बोलते हैं, हमें उनका बारे में पता नहीं। यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट साइंटिफिक तरीका है जो एक बताया जाता कि आप जैसे मान लीजिए कॉलेज में 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल जो 4th ईयर में पहुंच जाता है एग्जाम दे के अपने, तो उसे 4th ईयर का स्टूडेंट बोलते हैं, तो उसे हम परमहंस कह सकते हैं। मगर बाहर के दुनिया के अंदर कौन किसको क्या अपॉइंट करता है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसका ध्यान रखिएगा। अर्हत जो बन जाते हैं या परमहंस जो बन जाते हैं और उसके ऊपर के जो होते हैं अडेप्ट, उनके पास में 7 रास्ते खुलते हैं कि वो चाहें तो इनमें से कोई भी एक रास्ता लेके आगे वो जाएं। तो क्योंकि अब उनका कार्य तो खत्म हो गया करीबन करीबन, अर्थ का भी जो कार्य है वो अब नीचे के प्लेन्स पे खत्म हो जाता है। उसकी एवोल्यूशन इतनी हो चुकी है कि अब उसको नीचे के प्लेन्स पे जरूरत नहीं है कार्य करने की, तो कोई फायदा नहीं है कि यहाँ पे रहे। उस स्कूल के अंदर रहने का फायदा नहीं जो स्कूल आपने कंप्लीट कर लिया, आपने 12वीं पास कर ली है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। मगर अब आपको कहाँ पे जाना है काम करने के लिए, तो हमें बताया गया है कि ऐसे 7 जगहें हैं जहाँ पे उनको, 7 जगहें हैं जहाँ पे वो अपने आगे कार्य को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। उनमें से पहला जो बोला गया है वो है कि वो एक रास्ता है जिसका नाम है धर्म काया। तो वो कहते हैं कि इसको इतना ही बताया गया कि वो धर्म काया वाले रास्ते पे चले आते हैं। एंड ही में एंटर निर्वाण, अब इसका भी मीनिंग क्या है ये भी पता नहीं। ही में एंटर निर्वाण, और किसी फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर वो अवतार के रूप में आएंगे। इस रास्ते को कहा गया है टेकिंग दी धर्म काया वेस्चर। धर्म काया जो व्यक्ति ये वाला रास्ता लेता है, जो मनुष्य जो सुपर ह्यूमन जब बन गया वो ये रास्ता लेता है, तो वो अपने जो परमानेंट आइटम होते हैं जो सूत्र आत्मा में सारे लगे होते हैं, उनमें से वो सारे को छोड़ देता है। उसके बाद कुछ नहीं रहता सिवाय मोनाइट के, तो नीचे के सारे वो छोड़ देता है। दूसरे जो है, दूसरा रास्ता जो है उसको बोला गया संभोग काया। अब वो इसका मतलब क्या है पता नहीं, यू मे एंटर इनटू स्पिरिचुअल पीरियड, आगे कुछ बताया नहीं। इसके अंदर वो अपना आत्म बुद्धि मनस वाले अभी भी परमानेंट आइटम बचा के रखते हैं वो। तीसरा जो रास्ता बताया गया है उसे बोला गया निर्माण काया। वो सारे के सारे अपने परमानेंट आइटम पूरे सूत्र आत्मा के साथ में जो है सूत्र के साथ में बचा के रखते हैं। निर्माण काया के बारे में हमें जरूर बताया गया कि निर्माण काया जो है रिजर्वायर्स बना के रखते हैं, वही मेन रिजर्वायर्स हैं स्पिरिचुअल फोर्स की। हमारे जैसे प्लेनेट पे जो कुछ भी अच्छा अनसेल्फिश मनुष्य जाति जो जनरेट करती है वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे करेंसी होती है, मान लीजिए हमने कोई ऐसा काम करा
जो जो अनसेल्फिश था बहुत, हम बहुत डिवोशन के अंदर अनसेल्फिश हमारे डिवोशन है, वो कलेक्शन आ जाता है। वो फोर्सेस को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं बाकी एडेप्ट्स जो गाइड कर रहे हैं, जो इनर गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसी फोर्स को वो कार्मिकली यूज़ कर सकते हैं हमारी बेहतरी के लिए। तो अर्थ के ही जो अपने प्लानट के जो लोग हैं, जो वो जनरेट करते हैं उसको वो ये कलेक्ट करते हैं और उसको स्पेंड करने के लिए जो जो हमने इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो एंटिटीज देखी थी वो उसको इस्तेमाल करती हैं। ऐसा जो है इनका बहुत बड़ा कार्य बताया जाता है निर्माण काया का। फिर ये बताया गया है कि चौथा जो रास्ता है, ही में रिमेन अ मेंबर ऑफ द ऑकल्ट हायरार्की ऑन दिस प्लैनेट। जो भी इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड बताया, हो सकता है उसके ऊपर ही वो रहे। जैसे हमने अभी बात करी कि लॉर्ड मैत्री की बात करी, लॉर्ड गौतम बुद्ध की बात करी, हमने अभी मास्टर KH की बात करी, ये सारे जो हैं इसी रास्ते पे अभी रहेंगे यहाँ पे। पांचवा जो है, ही में पास ऑन टू द नेक्स्ट चेन टू हेल्प बिल्ड इट्स फॉर्म। अगली चेन का जो कार्य है उस कार्य में वो जा सकते हैं करने के लिए। तो जैसे कि मून चेन से हमारी चेन में जब कार्य करने के लिए वो आए अर्थ, जो लॉर्ड से मून चेन के जो परफेक्टेड बींग्स थे, उनको हम भरिष्यत पितरीस कहते हैं। हमने पिछली बारी पढ़ा था भरिष्यत पितरीस के बारे में। तो वो अगली चेन में हेल्प करने के लिए जा सकते हैं, एक वो काम है, उसकी भी डिटेल हमें नहीं बताई गई पूरी। छठा रास्ता जो है, ही में ज्वाइन द देवा एवोल्यूशन। इसमें जो लास्ट जो इनके मास्टर जीसस जो थे, जब जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ है उसके अंदर जो मदर मैरी थी, जिनको हम अब वर्ल्ड मदर कहते हैं, उन्होंने ये जो है रास्ता अपनाया था और वो वर्ल्ड मदर बनी है। तो ये देवा एवोल्यूशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर सातवां है, ही में ज्वाइन द स्टाफ ऑफ द लोगोस। ये इनको बोलते हैं स्टाफ ऑफ द लोगोस। जो सोलर लोगोस हैं वो अपने एक स्पेशल टीम बना के रखते हैं जिसको वो जनरल स्टाफ कहते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम में उनको ज़रूरत लगती है कि वहाँ पे किसी को भेजना है कार्य के लिए, तो वो उसको स्टाफ ऑफ द लोगोस, तो वो इसको भी इस रास्ते में जाके भी ज्वाइन करा जा सकता है। तो ये जो हैं ये बताए गए हैं। और जो भी हमने बात करी थी कि हमने बुद्ध की बात करी थी ना अभी, ये जो आए थे लॉर्ड कश्यप, लॉर्ड कश्यप तो नहीं, एक और आए थे बुद्ध, वो दीपांकर बुद्ध थे, या तो वो जनरल स्टाफ के थे। ऐसे ही लॉर्ड वयवस्वता मनु जो हैं शायद वो भी उसी स्टाफ के हैं, जनरल स्टाफ के हैं। इसको और कंफर्म करना पड़ेगा। मगर जनरल स्टाफ के जो जो लोग हैं उनको सोलर लोगोस जो है इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा लिखा गया है मास्टर्स इन द पाथ के अंदर कि ये सबसे कठिन रास्ता है सातों रास्तों में से। अब हम आज यहीं पे रुकेंगे। आगे आने वाले जब भी हम करेंगे तो हम ये बात करेंगे गोल्स की इतनी बात क्यों करी जा रही है। गोल्स की इसलिए बात करी जा रही है कि हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम के अंदर किस तरीके से जब एवोल्यूशन चलती है आगे, तो जो हम ह्यूमंस हैं वो कैसे कितने लेवल पे जब पहुंच जाते हैं। जैसे क्लास में बच्चा है, वो एक जब क्लास का पीरियड, क्लास का ड्यूरेशन जब खत्म होने वाली होती है, तो आखिरी जो लास्ट हाफ या सेकंड हाफ या लास्ट वन थर्ड जो साल का रह जाता है, उसके अंदर फिर जो टीचर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई देखिए अब ऐसा है कि हो सकता है ये बच्चे आगे अब ना चल पाए। तो ये जब बच्चे आगे ना चल पाए तो क्या करा जाए फिर इनके बारे में। तो उनको फिर रोक दिया जाता है, उसको फिर डे ऑफ द जजमेंट कहा गया है, या जजमेंट के वो दिन है जिस दिन उनको रोका जाएगा। तो वो बहुत एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीका होता है जिसको इस्तेमाल करके ये कार्य करा जाता है। तो हम लोग अगली बारी जब भी करेंगे उसकी बात करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में जो डे ऑफ जजमेंट है,
उसको अलग स्वरूप में पेश करा गया और थियोसफी में उसको एक अलग तरीके से पेश करा गया है। तो आज मैं यहीं पे जो है अपने इस टॉक को रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसी भी मेंबर को अगर कोई कमेंट करना है, सवाल पूछना है, मोस्ट वेलकम। मैं थोड़ा सा इसमें केवल सप्लीमेंट कर देता हूं राजीव। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अच्छा, ये बौद्ध साहित्य के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पच्चेक बुद्ध और बुद्ध, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर दोनों एक ही साथ नहीं रह सकते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय फिर उस समय तब तक नहीं होगा जब तक कि पच्चेक बुद्ध संसार में है। तो दोनों मतलब एक ही साथ नहीं रह सकते। एक तो ये बौद्ध साहित्य कहता है। अच्छा, दूसरा कहता है कि 28 बुद्ध हुए हैं अभी तक। हमारे गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु में जिनका जन्म हुआ, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, उनका वो 28वें बुद्ध थे। इनके पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए और आगे भी, जैसा आपने कहा, मैत्रेय बुद्ध का बौद्ध साहित्य भी मैत्रेय बुद्ध की ही बात करता है कि आने वाले समय में जो भी होंगे बुद्ध, वो उनका नाम मैत्रेय बुद्ध होगा। और बोधिसत्व कहते हैं कि मतलब एक स्टेज पहले वाला, एक जन्म पहले वाला, बुद्ध के जन्म के पहले वाले जन्म को बोधिसत्व कहते हैं। हालांकि इस शब्द का आजकल बहुत ही मिसयूज हो रहा है। आप देखिएगा, जिसको भी मन करता है वो कह देता है वो बोधिसत्व है, भले उनके अंदर में बुद्ध के गुणों की लेश मात्र भी झलक न दिखती हो, उनके अंदर शील का भी पूरा पालन नहीं दिखता हो, उनके अंदर में पारमिताएं कुछ नहीं दिखती हो, फिर भी उनको आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि उनको बोधिसत्व हम लोग कह दिया करते हैं। एनीवे, जहां तक दीपांकर बुद्ध की चूंकि आपने बात कह दी तो इसलिए मुझे ध्यान में आया कि दीपांकर बुद्ध के काल में गौतम बुद्ध उस जन्म में एक सुमेध नामक ब्राह्मण थे, और कहानी आती है कि उनके अंदर, उन्होंने जब दीपांकर बुद्ध को देखा तो उनके अंदर तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी बुद्ध होता। तो जब दीपांकर बुद्ध जा रहे थे और रास्ते में कहीं पर कीचड़ देखा, तो कीचड़ को पार करने में दीपांकर बुद्ध के पैर पे कीचड़ लग जाता, तो इसलिए उस कीचड़ के स्थल पर वो अपने लेट गए सुमेध, और उनके शरीर पर से चल करके दीपांकर बुद्ध गए। तो जब उनके इतने अधिक निष्ठा और उनकी श्रद्धा को दीपांकर बुद्ध ने कहा, तो उसी समय उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और भविष्यवाणी भी की कि तुम निश्चय ही भविष्य में बुद्ध बनोगे। तो ये बौद्ध साहित्य में कहानी आती है। मैंने सोचा कि एक अवसर मिला है तो इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और कोई हमारे बंधु कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? सुषमा जी, शशि ओनी जी, सतीश वर्मा जी, सिद्धार्था जी, आज तो बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारे यहाँ पे। आप दिवाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग को एंड करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also one with every other. बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी। मैं वो थैंक यू। मेरा वो नेट चला गया था। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने की है, बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत स्पष्ट रूप से। जैसे टीचर क्लास में बता देता है तो शिष्य आसानी से समझ लेता है, अब समझने में आसानी होगी। बस मैं ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ बहुत। थैंक यू।